हेलो बच्चों, मैं रेनू। आज हम करेंगे कक्षा 12 की कविता कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने। इस पोयम में यहाँ कविता के दो कविताएं दी हुई हैं एक साथ इसमें। और पहली है हमारी कविता के बहाने, जो कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। इस कविता में कवि ने दिखाया है कि जो आज के समय में कविता का वजूद है वो लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तो आशंकित है कवि कविता के वजूद को लेकर, और शक है कि यांत्रिकता के दबाव में, जो आज का वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का जो समय है उसके दबाव में कविता का अस्तित्व शायद ना रहे। और ऐसे में ये कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है। कविता के बहाने कवि ने एक यात्रा के समान दर्शाई है, जो एक चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति के फूल है, चिड़िया है, और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा होती है, और फूल के खिलने के साथ ही ये निश्चित हो जाता है कि वो एक समय सीमा के बाद मुरझा जाएगा। लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं, और बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी कवि के अनुसार शब्दों का ही एक खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी एक उपकरण मात्र हैं। इसलिए कवि ने बताया है कि जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के बंधन खुद टूट जाते हैं। सीमाओं के, चाहे वो देश की सीमा हो, समय की सीमा हो, उन सीमाओं के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ कवि की कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इस कविता में कवि ने कविता की तुलना एक चिड़िया की उड़ान से की है। कवि के अनुसार कविता भी एक उड़ान है। अब देखिए, हम चिड़िया की उड़ान क्या होती है, उसके पंखों की उड़ान होती है, और यहाँ कविता भी एक उड़ान है। ये किसकी उड़ान है? कवि की कल्पनाओं की। और ये उड़ान, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस तरीके से चिड़िया अपनी उड़ान भरती है, वैसे ही कविता भी अपनी कल्पनाओं के सहारे अपनी उड़ान भरती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया कभी भी नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि जो चिड़िया की उड़ान है वो कैसी है? बाहर भीतर इस घर उस घर। जो कविता चिड़िया की उड़ान है वो सिर्फ एक समय सीमा के लिए, या तो वो एक घर से दूसरे घर में जाएगी या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करेगी। पर जो कविता की कल्पनाएं होती हैं, उसके जो भाव होते हैं, वो जब पंख लगाकर उड़ने लगती है, अर्थात वो कल्पना के द्वारा जब कविता अपने अस्तित्व को परखने की कोशिश करती है, तो वो देश समय की सारी सीमाएं लांघ जाती है। उसकी कोई उड़ने की जो सीमा है, उसके भावों का जो दूसरों तक पहुंचना है, वो किसी समय के अनुसार या फिर किसी देश की सीमाओं में बंधता नहीं है। वो सिर्फ हर जन के मन तक वो कविता की जो कल्पनाएं हैं, उसके जो भाव हैं, वो पहुंच जाते हैं, और चिड़िया कभी इसको नहीं समझ सकती। अर्थात चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान के सामने बहुत छोटी होती है। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, और इसमें छंदमुक्त कविता है। बहाने, जाने, माने, जाने, इनके तुकबंदी के कारण कविता प्रभावशाली बन गई है। इस घर उस घर, र की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, और कविता में गीतात्मकता नहीं है, गाया नहीं जा सकता, इसमें गैता नहीं है। और अब हम देखते हैं कविता आगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब यहाँ कवि ने अपनी कविता को फूलों से, फूलों की महकने से, फूलों के खिलने से उसको कंपेयर किया है कि कविता भी एक खिलना है। खिलना मतलब कविता का विकसित होना। कविता जब जो शब्द लिखे जाते हैं, जो भाव, जो कल्पनाओं का सहारा लेकर जब कविता अपनी उड़ान भर चुकी है और अब उसका जब खिलना होता है, उसका जब विकसित होना होता है, उसका वो विकास भी फूलों के समान ही होता है। परंतु फूलों में और कविता के खिलने में क्या अंतर है कि फूल इस परिणति पर खिलते हैं कि एक समय सीमा के बाद वो मुरझा जाएंगे, परंतु जब कविता विकसित होती है अर्थात अपना जो प्रभाव वो दिखाती है, कविता जब पूरी प्रभावी होती है तो उसका खिलना भला फूल क्या जाने, अर्थात फूल कभी नहीं जान पाते कि उसका जो खिलना है, उसका परिपक्व होना, उसका विकसित होना वो फूलों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। क्योंकि जो फूल हैं, फूल सिर्फ अपनी खुशबू को एक क्षेत्र में, एक थोड़े से क्षेत्र में ही अपनी उस खुशबू को फैला सकते हैं, जबकि कविता की जो खुशबू है, कविता की खुशबू, खुशबू से मतलब क्या है, उसके खिलने से उसके भावों का जो प्रभाव है, कविता का जो प्रभाव है वो सिर्फ कुछ क्षेत्र तक या कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो इस घर उस घर बिना मुरझाए, कविता कभी मुरझाती नहीं है। जिस तरह से फूल कुछ समय के बाद मुरझा जाता है, परंतु जो कविता होती है वो कभी मुरझाती नहीं, अर्थात उसका जो प्रभाव है वो कभी भी कम नहीं होता, हमेशा समय के साथ साथ उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे अब हम एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि हम हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, मतलब कितने सालों पहले वो लिखी गई, आज भी हम उसे सुनते हैं, उसका प्रभाव, उसका जो वर्णन है, आज भी वो उसका प्रभाव ऐसा का ऐसा बना हुआ है। तो ये क्या हुआ कि वो बिना मुरझाए आज भी महक रही है, अपनी खुशबू बिखेर रही है। तो वही कवि ने कहा कि जो कविता होती है उसकी जो खुशबू है वो बिना मुरझाए महकती रहती है और जिसको फूल कभी भी नहीं समझ सकते। यहाँ पर हम इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। कविता बहाने, जाने और माने जाने, इन शब्दों के द्वारा, इस तुकबंदी के कारण कविता प्रभावशाली बन पड़ी है। और रा वर्ण की आवृत्ति इस घर उस घर में है तो अनुप्रास अलंकार, और फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, और उसी के साथ साथ साहित्यिक खड़ी बोली और छंदमुक्त कविता है, और कविता को गाया नहीं जा सकता, गीतात्मकता इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब कवि ने अपनी कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है कि कविता क्या है, कविता भी एक खेल है। कविता किसका खेल है? शब्दों का। जैसे बच्चों के खेल में कोई सीमाएं नहीं होती, बच्चे अपने खेल में कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, कब क्या से क्या चीज़ें वो कर लें। वही कवि ने कहा कि जो कविता है वो भी एक खेल के समान है, शब्दों का खेल है, और इस शब्दों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जिस तरह बच्चा खेलने के समय यह घर वह घर, सब घर एक कर देने, सब घरों को एक कर देने का मतलब क्या है कि बच्चा किसी में भेद नहीं करता कि कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, या कोई अच्छा है, बुरा है। बच्चे को इसकी कोई परवाह नहीं होती, उसके जो भाव होते हैं वो सबके लिए एक समान होते हैं। और वही यहाँ कविता के लिए कहा कवि ने कि कविता का जो प्रभाव होता है, उसके जो भाव होते हैं वो भी अपने हर पाठक के मन पर एक जैसा असर दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। वो कभी किसी में भेद नहीं करते कि कोई उनका जो पाठक है, उस कविता को पढ़ने वाला, वो अमीर है या गरीब है, वो उसमें कभी भी भेदभाव नहीं करते। जैसे बच्चों के अंदर जो रचनात्मक ऊर्जा होती है, जो उनकी क्रिएशन पावर होती है, जो हर समय उनकी नई सृजन क्षमता होती है, वो जैसे हर सीमा के बंधन को तोड़ देती है, वैसे ही कविता भी
बहुत रचनात्मक ऊर्जा के साथ भरी होती है और उसका जो प्रभाव होता है वो सब पर एक समान रूप से अपना प्रभाव दिखाता है और वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता। तो कविता शब्दों का खेल है जो सब पर एक समान रूप से अपना प्रभाव दिखाता है और उसी के साथ साथ उसकी जो उड़ान होती है, उसकी जो महक होती है वो चिरस्थायी होती है। कि कविता एक उड़ान भी है जो चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित नहीं होती, असीमित होती है, चिरस्थायी होती है। और कविता एक खिलना है, जिस तरह फूल कुछ समय के बाद मुरझा जाते हैं, कविता कभी मुरझाती नहीं है, अपना प्रभाव को हमेशा बनाए रखती है और अपनी खुशबू को एक क्षेत्र में ही ना फैलाकर देश की सीमाओं को लांघते हुए कहीं से कहीं तक वो पहुंच जाती है, हर जन के, हर पाठक के मन तक वो पहुंच जाती है। और कविता भी बच्चों के खेल के समान है, रचनात्मकता से भरी होती है और अपने शब्दों के द्वारा एक कवि किसी भी पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। और कविता के जो कल्पनाएं होती हैं, उसके जो भाव होते हैं, वो हर एक पाठक को अब एक समान मानते हैं, वो कभी किसी में भेद नहीं करते। आशा है बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी कविता का दूसरा भाग, बात सीधी थी।